सुमन अपने घर में अपने बड़े बेटे कुलदीप और बहू अंजलि के साथ रहा करती थी। सुमन का छोटा बेटा अतुल अमेरिका में नौकरी कर रहा था। अतुल को अमेरिका गए 2 साल हो चुके थे, इसलिए अब सुमन इस बात से परेशान रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन अरे अंजलि बहू, मुझे तो डर लग रहा है। 2 साल हो गए हैं अतुल को अमेरिका गए हुए, लेकिन मजाल है कि वो इन 2 साल में घर वापस आया हो। माँ जी, सारी आप ही की गलती है। आपको पता है, जो भी अमेरिका जाता है वो वहाँ की लड़कियों से शादी कर लेता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी देवरानी अमेरिकन हो। बहू, मैं भी नहीं चाहती कि अतुल अमेरिकन लड़की को इस घर की बहू बनाए। मैं तो सोच रही हूँ कि आज ही अतुल को फोन कर दूं और उससे कह दूं कि अमेरिका की नौकरी छोड़ के इंडिया वापस आ जाए। दोनों सास बहू इसी सोच में डूबी थी। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार सुमन अतुल को फोन करने के लिए अपना फोन उठा लेती है। पर ये क्या, अतुल को फोन करने से पहले ही सुमन को अतुल की आवाज सुनाई देती है। माँ, भाभी, कैसे हो आप दोनों? देखो, आपका अतुल अमेरिका से वापस आ गया है। माँ जी देखिए, देवर जी अमेरिका से आ गए। पर माँ जी, देवर जी के साथ एक लड़की भी है। अतुल बेटा, तेरे साथ ये लड़की कौन है? देखने में तो अंग्रेजन लग रही है। माँ, भाभी, ये लड़की मेरी बीवी है, जूली। अब आप खुश हो जाइए भाभी, आपको हमेशा से अपने लिए देवरानी चाहिए थी ना, ले आया मैं आपके लिए देवरानी, वो भी अमेरिका से। पर देवर जी, मुझे अमेरिकन देवरानी नहीं चाहिए थी। एक बार आप हमसे भी तो पूछ लेते, कहाँ ये अंग्रेजन अमेरिका की रहने वाली और कहाँ हम हिंदुस्तानी। क्या हुआ भाभी, अगर जूली अमेरिकन है तो जूली को इंडियन लोग और यहाँ की संस्कृति बहुत पसंद है। आप लोग शांत हो जाइए, बहुत जल्द जूली आप लोगों के साथ घुल मिल जाएगी। और भाभी, आप हो ना जूली की मदद करने के लिए, बहुत जल्द जूली सब कुछ सीख लेगी। आखिर अंजलि और सुमन को जिस बात का डर था वही हो जाता है। अब ना चाहते हुए भी अंजलि और सुमन जूली को स्वीकार कर लेती है, पर वो दोनों सिर्फ दिखावे के लिए जूली को स्वीकार करती है। अतुल की गैर मौजूदगी में ऐसा कोई मौका नहीं होता कि अंजलि और सुमन जूली का मजाक बनाया करते। माँ जी जल्दी यहाँ आइए और देखिए, मेरी प्यारी अमेरिकन देवरानी किस तरह के छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ गई है। हे भगवान, अब इस कलमुही अंग्रेजन को कौन बताए कि ये इसका अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया है, और यहाँ की बहुएं ऐसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती। मम्मी जी, मेरे पास आप लोगों की तरह कपड़े नहीं है, इसलिए मैंने अमेरिकन कपड़े ही डाल लिया। माँ जी, मेरी इस अमेरिकन देवरानी को तो हिंदी बोलनी भी आती है और मुझे भी, और समझ भी आती है। हाँ, आपने सही कहा भाभी जी। जब मैं अमेरिका में थी तो अतुल मुझे रोज हिंदी बोलना सिखाते थे, और उन्होंने मुझे यहाँ के कल्चर और तौर तरीके भी बताए, ताकि मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ रहने में कोई परेशानी ना हो। मेरी प्यारी अमेरिकन बहू, तू चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे रंग में नहीं रंग सकती तू। अमेरिकन देवरानी जी, गलती आपकी नहीं, देवर जी की है जो उन्होंने आपसे शादी की। इतना बोल अंजलि और सुमन वहाँ से चली जाती है। जूली को उन दोनों की ही बातें बहुत बुरी लगती है, पर वो अतुल से कुछ नहीं कहती। समय यूं ही बीतता जाता है और जूली अपनी जेठानी और सास का दिल जीतने के लिए इंडियन खाना बनाने की कोशिश करती है। पापी जी और मम्मी जी, देखो मैंने इंडियन फूड बनाया। अरे तुम तो अमेरिका में मांस मच्छी खाती हो ना, जिस हाथ से तुम मांस मच्छी खाती हो उसी हाथ से तुमने हम पंडितों के लिए यानी इस घर के लिए खाना बनाया। राम राम राम, तुम तो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहती हो। पर मैंने तो पिछले 1 साल से मांस मच्छी नहीं खाई और ना ही छुआ, और इस घर में कोई मांस मच्छी नहीं खाता, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। देख बहू, तूने कितने सालों से मांस मच्छी खाई हो या फिर नहीं खाई हो, इससे हमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। आज हमारा पेट थोड़ा भरा भरा है, इसीलिए हम हल्का फुल्का खाना खाने जा रहे हैं। चल अंजलि बहू। इस तरह से अंजलि और सुमन जूली के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाते और वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक रात। माफ करना अमेरिकन देवरानी, पर हमारे घर में ब्रेड सैलेड ये सब कुछ कोई नहीं खाता। हम तो घी तेल मसाले खाने वाले लोग हैं, यही खाते हैं, इसलिए आज तुम्हें घी से लिपटा हुआ पराठा ही खाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम भाभी जी, मुझे तो पराठा वैसे भी बहुत अच्छे लगते। शुक्रिया पराठा देने के लिए। क्यों भाभी, हैरान हो गई ना आप भी? मैंने पहले ही कहा था ना, जूली को इंडियन लोग और यहाँ की संस्कृति बहुत पसंद है। उसे हम लोगों के साथ घुलने मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
इतना बोलकर जूली और अतुल खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। पर ये सब देखकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। अतुल, मम्मी जी और भाभी जी घर में साड़ी पहनते हैं, मुझे भी साड़ी पहनी है। मेरे पास साड़ी नहीं है, क्या तुम मेरे लिए साड़ी ला सकते हो? बस इतनी सी बात, मैं कल शाम को घर आते हुए तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा। अब जूली यूट्यूब से साड़ी पहनना सीखती है और काफी हद तक वो साड़ी पहनना सीख भी जाती है। अब इसी तरह एक दिन अतुल को पूरे परिवार के साथ किसी पार्टी में जाना था और इसलिए पहली बार जूली साड़ी पहनकर आती है। अरे देवरानी जी, ये चद्दर क्यों लपेट कर आ गई? तुम्हारी बस की नहीं है साड़ी पहननी। क्यों पार्टी में अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हो? जाओ जाकर अपने कटे पुटे कपड़े पहन लो, वही जो तुम छोटे छोटे कपड़े पहनती हो वही पहन लो। पर मुझे भी पार्टी में तुम लोगों की तरह साड़ी पहन कर जाना है। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। मैंने अतुल जी से बहुत प्यार से। अंजलि और सुमन की ऐसी बातें सुनकर जूली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सारी बात अतुल अपनी कानों से सुन लेता है। जूली, माँ और भाभी ने तुम्हें अब तक नहीं अपनाया। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कुछ बचाने लायक था ही नहीं। देख रही हो भाभी, आपके इतने बुरे बर्ताव करने पर भी जूली आप दोनों की साइड ले रही है। वो हर दिन यही कोशिश करती है कि आप लोग का दिल जीत सके, पर आप दोनों हर दिन इस कोशिश में लगी रहती हो कि इससे और कितनी ज्यादा नफरत की जा सके। और आप दोनों इससे इतनी नफरत सिर्फ इसलिए करती हो क्योंकि ये अमेरिकन है। ऐसी बात नहीं है देवर जी, बस मैं देवरानी को इसीलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी देवरानी अमेरिकन हो, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी देवरानी हिंदुस्तानी हो, जिससे मेरा सोच विचार मिल सके। भाभी, आप एक बार जूली से बात करके तो देखो, उसके पास बैठकर तो देखो, उसकी सोच आपकी सोच जरूर मिलेगी। माँ, एक बार मौका तो दो जूली को। अतुल की बातें सुनकर अंजलि और सुमन की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती है और वो दोनों जूली को अपनाने के लिए उसे एक मौका देते हैं और जूली उस मौके पर खड़ी उतरती है, जिसके बाद अंजलि के मन से अमेरिकन देवरानी का भेदभाव खत्म हो जाता है। छोटे से गांव के बाहर नदी किनारे लता अपनी बहू सुनीता के साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। लता और सुनीता बहुत गरीब थी। वो दोनों उपले बेचकर ही अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। ऐसे ही एक रोज लता अपनी बहू सुनीता के साथ उपले लेने के लिए सुबह 6 बजे गांव में जाती है, जहां वो देखती है कि आज किसी गाय ने गोबर नहीं किया। ये देखकर सुनीता अपनी सास लता से बोलती है, माँ जी, अब तो हमें गांव में उपले बनाने के लिए गोबर भी नहीं मिल रहे। पहले तो थोड़ा बहुत मिल भी जाया करता था, पर ये क्या, अब पूरे गांव की गायों ने एक साथ गोबर करना ही बंद कर दिया। माँ जी, भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है? बहू, तू बहुत भोली है। तूने अभी मेरे साथ उपले बेचने का काम शुरू किया है ना, इसीलिए तू नहीं जानती इन गांव वालों की चालाकी। ये गांव वाले गाय का गोबर देना नहीं चाहते, ना ही पैसा खर्चा करना चाहते हैं, इसीलिए ये अपनी गाय के गोबर से खुद उपले बनाते हैं। माँ जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों गरीब सास बहू अपना पेट कैसे पालेंगे? कल भी हमें गोबर नहीं मिला था, जिस वजह से हम उपले बनाकर नहीं बेच पाए, और आज भी हमें खाली हाथ ही घर जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बहू, लेकिन तू अभी मेरे साथ घर चल। इस तरह से दोनों सास बहू खाली हाथ घर जाती है, जहां सुनीता खाना बनाने के लिए बैठती है और वो देखती है कि उसके घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है। घर में अनाज ना पाकर सुनीता की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, ना तो हमने 2 दिन से उपले बेचे हैं और ना ही हमारी कुछ कमाई हो सकी है। अब तो घर का अनाज भी खत्म हो गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊं। लगता है आज हम दोनों सास बहू को भूखा ही रहना पड़ेगा। सुनीता की बातें सुनकर अब लता भी चिंता में पड़ जाती है और इसी तरह से पूरा दिन वो दोनों सास बहू भूखी रहती हैं और रात में पानी पीकर सोने लगती हैं। पर भूख से लता को नींद नहीं आती और वो अपनी बहू सुनीता से कहती है, बहू, ये दुनिया हम जैसे सीधे साधे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है, इसीलिए हमें थोड़ा सा टेढ़ा बनना पड़ेगा। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। बहू, क्या हुआ कि आज अगर हमें इन गांव वालों ने अपनी मर्जी से गोबर नहीं दिया तो हम गोबर चोरी करेंगे और उन गोबर से हम उपले बनाकर दूसरे गांव में बेचेंगे, वो भी ज्यादा दामों पर। फिर देखना तू कि कैसे ये गांव वाले हाथ पे हाथ धरे बैठते हैं। जैसे आज हमारे घर का चूल्हा नहीं जल सका, वैसे ही इनके घर का भी चूल्हा नहीं जलेगा। ये फिर हमारे पास खुद आएंगे।
पर माँ जी गोबर की चोरी अगर गांव वालों को पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा बहू, तू डर मत। और रही बात गांव वालों की, तो कल से हम गांव में जाएंगे ही नहीं। गांव वालों को समझ में आ जाएगा कि हम अब गांव की सीमा पर हैं ही नहीं। इस तरह से सुनीता और लता सो जाती है और सुबह के 3 बजे उठकर गांव में जाती है, जहां वो सबके घरों के बाहर बंदी गाय का गोबर देखती है। इतना सारा गोबर देखकर सुनीता अपनी सास से कहती है, माँ जी आप बिल्कुल सही कहती थी, ये गांव वाले बड़े ही तेज हैं। न जाने इतने गोबर का क्या करेंगे। अगर ये गांव वाले हम गरीब सास बहू को गोबर दे दें और इन गोबर के उपले बनाकर हम बेच लें, तो इसमें इन गांव वालों का क्या चला जाएगा। आराम से बोल बहू, अगर किसी ने सुन लिया या देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ये सारी बातें छोड़ और हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर। इस टोकरे में जितना भी गोबर है ये सारा गोबर भर ले। और हाँ, रोशनी होने से पहले हमें घर भी जाना है। सूरज निकलने के बाद गोबर से उपले भी बनाने हैं और दूसरे गांव में बेचना भी है। इस तरह से लता अपनी बहू के साथ मिलकर गोबर की चोरी कर लेती है। अब घर जाकर दोनों सास बहू और गोबर के उपले बनाती हैं और अगले दिन दूसरे गांव में जाकर सारे उपले बेच देती हैं। वहीं दूसरी ओर गांव वाले जब सुबह उठते हैं और वो देखते हैं कि आज भी उनकी गाय ने गोबर नहीं दिया, तो उन सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बिंदिया देखो, आज भी हमारी गाय ने गोबर नहीं दिया। अरे क्या हरिया जी, आप भी बेकार ही गोबर का टेंशन लेकर बैठ जाते हैं। जानवर ही तो हैं। एक दिन गोबर नहीं किया तो कौन सा आसमान टूट गया। वैसे भी सारा दिन तो हमारी गाय गोबर देती ही रहती है। क्या करेंगे हम इतने गोबर का। हाँ, कितना अच्छा खासा लता अम्मा अपनी बहू के साथ गोबर ले जाती थी, पर आप सभी गांव वालों ने मिलकर उनसे उनका काम ही छीन लिया। इस तरह से बिंदिया हरिया को सुनाकर घर में चली जाती है और अगले दिन भी लता अपनी बहू के साथ गांव आकर गोबर की चोरी कर लेती है। ये सिलसिला इसी तरह से शुरू हो जाता है। अब सभी गांव वाले गोबर की चोरी से परेशान हो जाते हैं। भाइयों, अगर गांव में इसी तरह से गोबर की चोरी होती रही तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, न घर में साफ सफाई हो पाएगी। इसलिए अब हम सभी गांव वालों को मिलकर उस गोबर चोर को पकड़ना ही होगा। हरिया भैया, तुम मानो या ना मानो, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये काम लता अम्मा और उसकी बहू का ही है। जब से हमने उन दोनों को गोबर देना बंद किया है, तब से ही हमारे गांव में गोबर की चोरी हो रही है। अगर ऐसा है बहन, तो आज रात को कोई नहीं सोएगा। हम सब रात भर जाग कर गोबर चोर को पकड़ेंगे। अब क्या था, अब सभी गांव वाले रात भर नहीं सोते और चोर को पकड़ने की तैयारियों में लग जाते हैं। जैसे ही रात के 3 बजे लता अपनी बहू के साथ गांव में गोबर चोरी करने के लिए आती है, वैसे ही सभी गांव वाले लता को और उसकी बहू को पकड़ लेते हैं। क्यों भाइयों, मैंने कहा था ना कि ये लता अम्मा और उनकी बहू का ही काम है। क्यों लता अम्मा, हम गांव वालों ने आप दोनों सास बहू को गोबर देना क्या बंद किया? आप दोनों सास बहू गोबर की चोरी करने लगी। चोरी नहीं करते तो क्या करते बेटा? इन गोबर से हम दोनों सास बहू का पेट भर रहा था, और जब से तुम गांव वालों ने गोबर देने से इनकार कर दिया है, तब से हम भूखे सो रहे हैं। तुम गांव वालों को हम सास बहू पे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। बेचारी दोनों विधवा अपना पेट अपना घर कैसे पाल रही थी, ये हम जानते हैं। अरे क्या हो जाएगा अगर तुम लोग अपना गोबर हमें थोड़ा सा दे दोगे तो? अरे तुम्हारे एहसान से किसी गरीब का पेट भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा ही तो भला होगा ना। पर आप लोगों को तो हम दोनों सास बहू को परेशान करने में मजा आता है, इसीलिए आप लोगों ने गोबर देना बंद कर दिया। पर हम सास बहू क्या करते, हमें तो अपना पेट पालना ही था ना, इसीलिए ना चाहते हुए भी हमने गोबर की चोरी शुरू कर दी। पर मैं आप लोगों से अब वादा करती हूँ, मैं और मेरी सासू माँ इस गांव की सीमा को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। नहीं सुनीता बहन, आप दोनों को ही कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसलिए अब हम सभी गांव वाले एक बार फिर से आप दोनों सास बहू को मुफ्त में अपनी गाय का गोबर दिया करेंगे। पर हमारी भी एक शर्त है। क्या? आप हर महीने अपने उपलों का दाम नहीं बढ़ाएंगे। उपलों का दाम केवल 6 माह में एक बार ही बढ़ेंगे। अगर आपने उपलों के दाम बढ़ाए तो आपके लिए इस गांव से बाहर जाने का रास्ता खुला है। आप बेफिक्र रहिए हरिया भैया। सुनीता और लता की बातें सुनकर सभी गांव वालों को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है और सभी गांव वाले गोबर चोर सास बहू से माफी मांगते हैं, जिसके बाद वो लोग अपनी इच्छा से उन दोनों सास बहू को गोबर देते हैं और दोनों सास बहू
गोबर के उपले बनाकर बड़े ही सस्ते दामों पर उन्हीं गांव वालों को उपले बेच देती हैं। इसी तरह से गांव वालों को उपले बनाने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और दोनों सास बहू अपना पेट भी भर लेती हैं। सोमनाथ बहुत ही गरीब किसान था। उसकी जमीन बंजर थी, जिस कारण उसकी जमीन पर कोई भी फसल उगती नहीं थी, जिस कारण वो आए दिन परेशान रहा करता था। उसके सर पर बहुत सारा कर्ज लगा हुआ था, जिस कारण बहुत सारे कर्जदार उसे आकर 4 बातें सुनाकर चले जाया करते थे। ऐसे ही एक सुबह सोमनाथ के घर एक कर्जदार आता है और वो कर्जदार सोमनाथ को पहले 2-4 थप्पड़ लगाता है और उससे कहता है, सोमनाथ, तेरे पैसे देने की औकात नहीं थी तो पैसे लिए क्यों? धीरे धीरे 2 महीने हो चुके हैं, कब तक आएगा मेरा कर्जा? बोल। मालिक, मुझे माफ कर दो, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मैं आपका कर्जा चुका पाऊँ। कुछ दिन की और मोहलत दे दो, प्लीज दे दो मालिक, मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा। मोहलत देकर आज 2 महीने बीत चुके हैं, आखिर कब देगा मेरा कर्जा? मेरे पास और भी काम है, मुझे मेरे ही पैसे तेरे पास 36 बार चक्कर काट के मांगने पड़ते हैं। मालिक, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपके कर्ज को पूरा कर सकूं। बस कुछ दिन का और समय दे दो। मेरी जमीन पर खेती भी नहीं हो रही है, कोई फसल भी नहीं होती है, क्योंकि वो जमीन बंजर है, जिस कारण मैं बहुत परेशान हूँ। मालिक, थोड़ा सा रहम करिए मालिक। मैं तुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दूंगा। अगर इस 1 महीने में तूने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो मैं तुझे तेरे घर से और इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकलवा दूंगा, समझा? मालिक, आप मुझे गांव से या फिर मेरे घर से मत निकलवाइए, मैं किसी तरह से आपके पैसे का इंतजाम करता हूँ मालिक। कर्जदार सोमनाथ को 4 बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। सोमनाथ अकेले ही रहा करता था। घर में पैसे ना होने के कारण कुछ समय पहले उसकी पत्नी की किसी बीमारी से मृत्यु भी हो गई थी। तब से सोमनाथ अकेले ही अपना पालन पोषण कर रहा था। ऐसे ही एक दिन सोमनाथ जंगल की तरफ जा रहा होता है। तभी सोमनाथ को भूख लगती है। वो एक पेड़ से कुछ फल तोड़ता है और वहीं बैठकर खाने लगता है। तभी उस पेड़ का मालिक वहाँ आता है और सोमनाथ को फटकारते हुए कहता है, अरे ओ सोमनाथ, तेरे बाप ने इस पेड़ पर फल लगाए थे क्या, जो तू मुझसे बिना पूछे इस पेड़ के फल तोड़कर खाने लग गया? मुझे माफ करना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए मैंने 2-4 फल तोड़कर खा लिए, माफ करना मालिक। अरे जब पैसे कमाने की औकात नहीं है तो कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता? क्या फायदा है तेरे जीने का कि तू खुद के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता? मालिक, अभी मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है, जब भगवान चाहेंगे तो मेरे भी दिन अच्छे जरूर आएंगे, इतना भरोसा है मुझे अपने प्रभु पर। अरे कहीं जाकर मर जा, वैसे भी गाँव में तू फालतू ही है। भगवान को अगर कोई चमत्कार करना होता अब तक तेरे लिए तो चमत्कार कर चुके होते। इससे बढ़िया तो ये है कि तू जाकर कहीं मर जा, समझा? इतना बोलकर वो पेड़ का मालिक वहाँ से चला जाता है। सोमनाथ उस आदमी की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और खुद से ही बोलता है, क्या मेरा मर जाना ही बेहतर होगा? हाँ, मैं मर ही जाता हूँ, जीकर भी क्या करूँगा? ऐसा बोलकर सोमनाथ जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ एक नदी होती है। वो उस नदी के सामने खड़ा हो जाता है और उस नदी में छलांग लगाने की सोच रहा होता है। सोमनाथ को तभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। सोमनाथ देखता है कि वो दोनों बच्चे जुड़वा होते हैं। सोमनाथ उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले आता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक सोमनाथ किसी तरीके से उन बच्चों का पालन पोषण करता है। 1 महीने का समय बीत जाता है और वो कर्जदार फिर से सोमनाथ के घर आता है और सोमनाथ को फटकारते हुए कहता है, सोमनाथ, चल जल्दी चल, अब ये घर खाली कर। 1 महीने का समय बीत गया और तूने मुझे मेरा कर्ज नहीं दिया ना, चल घर खाली कर। मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। सोमनाथ कर्जदार से बात कर ही रहा होता है कि तभी अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आती है। सोमनाथ अंदर जाता है और देखता है कि बच्चों के सिरहाने पर सोने के सिक्के रखे हैं। वो सिक्कों को देखकर हैरान हो जाता है। तभी सोमनाथ को एक आवाज आती है, सोमनाथ, सोने के सिक्के को बेचकर अपना
कर्ज चुकता करो सोमनाथ। सोमनाथ को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन वो अपना घर और उन बच्चों की सलामती के लिए उन सोने के सिक्कों को उठाता है और वो सोने के सिक्के उस कर्जदार को देता है। कर्जदार सिक्के लेके वहाँ से चला जाता है। सोमनाथ घर के अंदर आता है और उन बच्चों के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, ये क्या लीला है, हे प्रभु, मेरे सामने आप प्रकट हो और मुझे इस उलझन से बाहर निकाले। सोमनाथ इतना बोलकर प्रार्थना कर ही रहा होता है कि तभी उसके सामने भगवान जी प्रकट होते हैं और भगवान सोमनाथ से कहते हैं, सोमनाथ, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने देखा है कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा मुझ पर से भरोसा कभी नहीं उठता। ये जो बच्चे तुम्हें मिले हैं, ये कोई आम बच्चे नहीं हैं, ये एक जादुई बच्चे हैं। ये हमेशा तुम्हारी बुरी परिस्थिति हो चाहे अच्छी परिस्थिति हो, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। पहला बच्चा जरूरत पड़ने पर तुम्हें सोना देगा और दूसरा बच्चा तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। प्रभु, क्या क्या सच में ऐसा होगा? हाँ सोमनाथ, सच में ऐसा है। ये जादुई जुड़वा बच्चे मैंने ही तुम्हें दिए हैं, लेकिन कभी भी इस जादू का गलत इस्तेमाल मत करना। हमेशा जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करना और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद भी करना। इतना बोलकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं। सोमनाथ अब उन जादुई बच्चों की मदद से अपनी जरूरत के अनुसार सोना मांगता और उस सोने को बेचकर अपना रोजगार शुरू करता। धीरे धीरे सोमनाथ एक बड़े सेठ में बदल जाता है। उसका घर झोपड़ी से बंगले में बदल जाता है। सोमनाथ बड़ा ही नेक दिल इंसान था। वो गांव के बहुत सारे गरीब लोगों की मदद भी किया करता था।